नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 10वीं के आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ से अनुमान हो जाएगा कि आपके बोर्ड की परीक्षा में कैसा पेपर आने वाला है। सबसे जो बड़ी बात है विद्यार्थियों यही होती हैं कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो निर्देश को आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे जो सटा निर्देश हैं वो आप देखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कौन से खंड में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर का रहेगा, उस हिसाब से ही आपको अपना आंसर देना है। आप क्या करते हैं, उत्तर तो आपको एक शब्द में पूछ रहे हैं और आप इसका आंसर है वो 2-3 लाइनों में दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में है वो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है खंड अ में, और यहाँ पे कुल है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 अंक के आएंगे आपके बोर्ड की परीक्षा में, जिसमें गद्यांश के प्रश्न भी रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा खंड ब में है वो आपके 13 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और टोटल जो अंक भार है वो आपका 26 का रहने वाला है। खंड स देखिएगा, खंड स में है वो आपके कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का और यहाँ पे हैं वो 4 प्रश्न कुल 12 नंबर के हो जाएंगे। और खंड द है आपका, इसमें भी आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो आपका इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का रहेगा। इस तरह से खंड द है वो भी आपके 12 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे खंड अ से, और इसका पहला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे है आपके सामने अपठित गद्यांश, उसको पढ़ के आगे जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। विद्यार्थियों मेरी राय रहेगी आपके लिए कि इस जो अपठित गद्यांश है उसको सबसे पहले आपको 2 बार या फिर 3 बार है अच्छे से पढ़ लेना है, प्रश्नों को आपको देखना भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को समझ लेना है। अगर आपने गद्यांश को पढ़ के समझ लिया तो आगे जो आपके 10 या फिर 11 प्रश्न आएंगे उनके आंसर आसानी से आप दे पाओगे, और ये है गद्यांश आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आज भारतीय शिक्षित नारी की अच्छी गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि है। यहाँ पे पुरुषों की दृष्टि कैसी है विद्यार्थियों, एकांगी है। वह विवाह के बाद में बदली हुई उनकी जो मन स्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी जो रुचियां और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। किसकी, स्त्रियों की, उनकी रुचि और भावनाओं की क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ में पत्नी के सुख का ध्यान रखें, किसका सुख, पत्नी का सुख, कौन, पुरुष, तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती हैं। कौन अच्छी गृहिणी हो सकती हैं, महिला। पत्नी और पति दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं, वो एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य हैं, इसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं और वो परिवार में, पड़ोस और समाज में सम्मान पाना चाहती हैं। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को बलिदानी होना चाहिए। तो आगे प्रश्नों के आंसर देने हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं देखिएगा। पहला यहाँ पे देखिएगा, किसकी रुचियाँ और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है, संत की, पुरुष की, कवि की या फिर नारी की। तो विद्यार्थियों आपको पता है अभी अपन ने पढ़ा था नारी की, तो आपका ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, पुरुष को अपने सुख के साथ में किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए, स्वदेशी के, विदेशी के, पड़ोसी के या फिर पत्नी के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन द रहेगा सही आंसर, पत्नी के। यानी गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया तो आगे जितने भी प्रश्न आएंगे उनके आंसर आसानी से आप दे पाएंगे। उसी तरह से तीसरा देखिएगा, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए, ये भी सही है। एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है। एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल आसान है विद्यार्थियों, ये प्रश्न सारे के सारे हैं आपके लिए बोनस के रूप में रहेंगे। इसका चौथा देखिएगा, शिक्षित नारी को अच्छी गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की कैसी दृष्टि का परिणाम है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये हो जाएगा एकांगी। आगे मैंने पढ़ाया भी था, अभी बताया था आपको। तो आपका ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर।
और 5वां प्रश्न है कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वो क्या होगा? सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, दुखी वैवाहिक जीवन का आधार, भारतीय नारी, अच्छी गृहिणी। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, देखते हैं आप किस तरह का नॉलेज रखते हैं। प्रश्न संख्या इसमें अगला है वो है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आगे जो काव्यांश हैं इसको पढ़ना है और फिर यहाँ से जो आगे प्रश्न पूछे गए हैं 5 इसमें भी प्रश्न रहेंगे तो उनके आंसर आपको देने हैं। हाँ, संकोच सा था, कुछ था न में नया नया, कार्य भी नया था अब परिचित हो गया, देखता हूँ कितने अभावों से भरी है मई, पहला निदेश क्यों न दूँ मैं इस वृष्टि का। तो इस तरह से इसको पढ़ लेना है। फिर आगे जो प्रश्न है देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि इंद्र ने पृथ्वीवासियों की समृद्धि के लिए आदेश दिया, जल वर्षा करने का, शीतल मंद वायु चलने का, जल के साथ में रत्न वर्षा और दृष्टों के वध का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सही साफ साफ लिखा है कि जल के साथ में रत्नों की वर्षा का है वो इंद्र ने आदेश दिया। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। यहाँ पे देखिएगा अगला 7वां है कि पृथ्वी पर धन धान्य की समृद्धि होने से पृथ्वीवासी हैं वह मानवता गंवाकर अकर्मण्य हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे या फिर परिश्रमी हो जाएंगे। तो धन धान्य की समृद्धि होने पे पृथ्वीवासी क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ब होना चाहिए। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, जीवन का मूल जल ही है, सब दृष्टि का पंक्ति में भावार्थ हैं। तो संसार में सभी प्राणियों का मूल आधार है वो जल ही है। या होगा आपका ऑप्शन अ इसका सही आंसर। सॉरी यहाँ पे ये आ गया है, ओके। यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन अ रहेगा, अगर अ नहीं है तो आपका ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। बादल जल के साथ में बरसाए हैं, ओले, रत्न, पैसा या फिर स्वर्ण मुद्रा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रत्न, ऑप्शन ब इसका सही आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है वो दीजिएगा, पृथ्वी पर दैवीय सुख, मानवता, अकर्मण्यता या फिर मानव सर्ग में मानव। तो इसमें हो जाएगा पृथ्वी पर दैवीय सुख, आपका ऑप्शन अ। अगला देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही विकल्प के रूप में छांटिएगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं वो भी आपके बहुविकल्पीय रहेंगे, अवसर के रूप में इनके आंसर देने हैं। और ये आपके जो है ना पाठ्य पुस्तक उसका प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा, युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? यह घाटी बहुत गहरी है, यह घाटी फूलों से भर जाती हैं, यह खतरनाक घाटी है या फिर इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं। इसका आंसर आप विद्यार्थियों लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा मैं सोशल साइंस यानी सामाजिक का टीचर हूँ, तो और ये हिंदी के सारे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनके आंसर मुझे भी नहीं आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा। अंत में जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लगाई गई, जिंदा नाक, पत्थर की नाक, लकड़ी की नाक या फिर प्लास्टिक की नाक। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्लास्टिक की नाक हो जाएगा, ऑप्शन द मेरे हिसाब से लगभग सही आंसर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, बालिका गीत गाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है, कैसी संज्ञा है वो आपको लिखना है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक हैं, क्रियावाचक हैं, कैसी है वो आप लिखिएगा। वे तुम्हारे घर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पंजाबी बहुत मेहनती होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, विशेषण कौन सा है वो आपको लिखना है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? पढ़ना है। पुनरुत्थान में खाली जगह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो पुनरुत्थान में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पुण्य का हुआ है, ठीक है ना, पुण्य का, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना। प्रार्थना कामना में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आ का हुआ है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा है वो आपको 20 शब्दों में देना है, यानी कम से कम 1 या फिर 2 लाइनों में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि इनके आंसर हैं आप 4-5 लाइनों में लिख के आ जाते हैं और इससे आपका टाइम है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको नंबर तो केवल 1 ही मिलने वाला है प्रत्येक प्रश्न का। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वार्ड में संधि विच्छेद करके संधि नाम भी लिखिएगा। वार्ड में का संधि विच्छेद करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है वो भी आपको लिखना है। नीलकंठ सामासिक पद का विग्रह कर समास का नाम भी लिखिएगा। जिसका नीला हो कंठ उसे क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं।
और इसमें समास है वो कौन सा लगा है वो भी आपको बताना है। दिल टूटना मुहावरे से ऐसा वाक्य बनाइए कि ये इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। ससुंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति यानी कहावत है, इसका आशय आपको बताना है। हालदार ने किस बात को महत्वपूर्ण माना है और सटा है हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना का क्या आशय है। प्रश्न 7 है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन की उत्कृष्टता कैसे बढ़ती है। तो आप सभी को पता है बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे और इनकी जो उत्कृष्टता है वो कैसे बढ़ती है वो आपको लिखना है। गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश देना चाहा, यानी भगवान श्री कृष्ण को उद्धव को हैं वो गोपियां हैं वो क्या संदेश देना चाह रही थी। लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई है, प्राण जाए पर वसन न जाए। छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात कहने से कवि का क्या अभिप्राय है। ये आपके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। राम नामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम राम लिखते हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में आपको पता होगा, आप लिख दीजिएगा। इफ़ यू आर मैरिड डाई फॉर्ड स्पीड मार्ग में लिखी इस चेतावनी का आशय क्या था, स्पष्ट कीजिएगा। विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा, आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये मैं पेपर लेके आया हूँ इसमें से लगभग 40 से लेके 50% हैं वो प्रश्न इसी पेपर में से पूछे जाएंगे। तो आप भी सोच लीजिएगा, अगर 80 नंबर का पेपर आने वाला है तो 40 नंबर के प्रश्न इस पेपर से आएंगे, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। अगला देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के निर्माण में कस्बे की नगर पालिका को काफ़ी समय लगा होगा, ऐसा सोचने के क्या कारण हैं। तेरी गठरी में लागा शोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में गठरी और शोर और मुसाफिर किन किन को कहा गया है और क्यों कहा गया है। विद्यार्थियों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा। प्रश्न 6 है इसका कि लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के बारे में है वो क्या अनुमान लगाया। इसका 7वां है, देखिएगा, मुहर्रम की 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए विशेष महत्व की क्यों थी, यह आपको बताना है। 8वां प्रश्न है कि गोपियों को श्री कृष्ण से क्या अपेक्षा थी, योग संदेश का उन पर क्या प्रभाव हुआ। 22वां, और इसी में देखिएगा आप 9वां प्रश्न है कि मुनि विश्वामित्र के कथन मुनि हरि और सूर्य का आशय क्या था। प्रश्न 10 है, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका 11वां देखिएगा, ये दंतुरित मुस्कान कविता आपके मन में क्या प्रभाव छोड़ती है, संक्षेप में लिखिएगा। प्रश्न 12 है कि माता का आंचल पाठ के में बच्चे जब बाबूजी से कुश्ती लड़ते थे तब क्या घटनाएं घटित होती थी, वर्णन कीजिएगा। प्रश्न 13 है, किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक काटकर जॉर्ज पश्चिम की टूटी नाक पर लगाने के प्रस्ताव पर राजी हो जाना भारतीय शासकों की किस मानसिकता को दर्शाती है। प्रश्न 14 देखिएगा आप इसका कि जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। अब आगे के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आपके किताब के जितने भी लेखक हैं उनका जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा विद्यार्थियों, जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपके 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और विद्यार्थियों एक भी प्रश्न है ना अपन को मिस नहीं करना है। तो 4 नंबर का मतलब है कि आपके 1%, तो 1% इससे बढ़ जाएगा। और बोर्ड में आपको पता ही है ना 1% की क्या अहमियत होती है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यतेंद्र मिश्र का जीवन वो कृतज्ञ परिचय है वो संक्षेप में लिखना है। यानी आपको यतेंद्र मिश्र है उनके बारे में जीवन परिचय लिखना है कि उनका जीवन, उनका जन्म वहाँ पे हुआ था, उस परिवार में हुआ था वगैरह, और उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, किस टाइप की लिखी हैं, उनके बारे में लिखना है। और ये आपके 2 नंबर का रहेगा। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय लिखना है और उनके कृतज्ञ जो परिचय हैं वो भी आपको लिखना है। तो यतेंद्र मिश्र, स्वयं प्रकाश, गिरजा कुमार माथुर और नागार्जुन, इनके जीवन परिचय और कृतज्ञ जो परिचय है वो आप याद करके जाइएगा, क्योंकि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं।
आपका जो अगला खंड आएगा वो आएगा खंड स। तो इसमें क्या होगा कि अपठित गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है और आपको उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है? 60 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 + 2 = 3 दे रखा है। इसका मतलब है कि ये प्रश्न है आपके 3 नंबर का रहने वाला है। लेकिन 1 + 2 डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि सबसे पहले है वो यहाँ पे इसके सप्रसंग लिखना है। तो क्या लिखना है? सप्रसंग। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रसंग। प्रसंग का मतलब है कि ये भाई उस पाठ से लिया गया है, उस पाठ में ये लेखक है या फिर ये कवि है, इन्होंने ये बात की है, उतना लिखना है। 2-3 लाइनों में उनका परिचय लिखना है, यानी प्रसंग लिखना है। फिर उसके बाद में क्या करना है? आपको व्याख्या करनी है, यानी ऐसे नाम लिखना है व्याख्या। फिर उसके बाद में लाइन किसके, इनके बारे में जो ये लाइनें दे रखी हैं इनको बड़ा करके लिखना है कम से कम आपको 60 शब्दों में। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। ये आप लिखोगे तो व्याख्या के 2 नंबर मिल जाएंगे और प्रसंग के आपके 1 नंबर मिल जाएगा। यानी टोटल आपका जो प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है। अक्सर कहते हैं क्या करे मियाँ ई, काशी छोड़कर कहाँ जाए गंगा मैया, या बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई हैं, हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर के में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न ही काशी, जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी है यहाँ से अदब पाई वो कहाँ और मिलेगी, शहनाई और काशी से पढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि ये उस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वो हैं। इस तरह से 2-3 लाइनें बना देनी है। फिर उसके बाद में इनकी व्याख्या करनी। लेखक कहते हैं कि क्या करें, काशी को छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, इस गंगा माँ को छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं ना। इस तरह से आपको इनके बारे में व्याख्या लिखनी है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिएगा। तो यहाँ पे पठित गद्यांश हैं और इसकी क्या करना है? आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पठित का मतलब है आपकी किताब से लिया गया है और इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस ओनली फॉर इसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है, वो भी सप्रसंग व्याख्या। और इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले प्रसंग लेना है, फिर उसके बाद में व्याख्या करनी है। तो कौशिक सुन मंद न येहू बालुकु, भानु वंश राकेश कलंकु, काल कवलु होई सनमाई। इस तरह से ये जो है आपको इसको याद कर लीजिएगा कौन सी कविता से लिया गया है। या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, 1 के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इजी है, तो इसको भी आप याद करके जाइएगा। अगला देखिएगा, नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं, आप देश के नवनिर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे। इसमें भी आपको उत्तर सीमा है वो आपके 60 शब्दों की रहेंगी, यानी कम से कम आधा पेज भरना है आपको, या फिर कम से कम आपको 6-7 लाइनें हैं वो भरनी हैं और आपके 3 अंक का रहेगा। देश की आज़ादी के संघर्ष में मनु भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर पिताजी के साथ उनके टकराव की स्थिति को अपने शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न 20वां है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है उनको अपने शब्दों में संवाद शैली के रूप में लिखिएगा। यानी लक्ष्मण क्या कहते हैं, फिर परशुराम क्या कहते हैं और क्या क्या हुआ था संवाद, वो अपने शब्दों में आपको लिखना है। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता और उदाहरण सहित लिखिएगा। तो कविता है ना, इनकी काव्य भाषा की विशेषता है, ये आपको याद करके जाना है। आपके पाठ किताब में जितनी भी कविता है उनकी जो काव्य भाषा विशेषता है वो उन सभी को याद करके जाइएगा। ये प्राकृत भाषा से लिया गया है, ये देवनागरी लिपि के उस भाषा से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया, इसमें ये बात कवि बता रहे हैं। इस तरह से आपको याद करके जाना है। अब आपके सामने जो खंड आ रहा है ना वो बेहद ही इम्पोर्टेंट आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है आपके 4-4 नंबर का रहेगा और इसके अंतर्गत आपके 3 प्रश्न आने वाले हैं और 12 अंक का खंड रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय बालिका के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता,
यहाँ पे क्या करना है आपको 300 से 350 शब्दों में है वो एक निबंध लिखना है। इनके ऊपर सबसे पहले इनकी प्रस्तावना लिखनी है, बढ़ती हुई जनसंख्या संकट क्या इनके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है। फिर उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि और पर नियंत्रण कैसे पा सकता है, इनके बारे में 5-6 लाइनें लिखनी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण इसके बारे में भी 6-7 लाइनें लिखनी है। और फिर उसके बाद में उपसंहार इसके बारे में 3-4 लाइनें लिखनी है। इस तरह से आपका जो निबंध है वो 300 से 350 शब्दों का हो जाएगा। दूसरा निबंध है, अगर ये नहीं आता है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। एक ही लिखना है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कितना लिखना है, एक ही लिखना है। तो यहाँ पे वाहनों की वृद्धि, घातक समृद्धि, अंतरिक्ष में विज्ञान और समय का सदुपयोग, ये सारे आपके निबंध हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये भी लगभग आपको 300 शब्दों के अंदर लिखना है, आपके 4 नंबर का रहेगा। अगर ये नहीं है तो आपके भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पत्र लिखकर उसे पढ़ाई करने के लिए समझाइए। यानी अपने भाई को है वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पत्र लिख के आप उसको समझाइएगा। प्रश्न 23 है कि किसी मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्टफोन से संबंधित एक विज्ञापन है वो तैयार करना है। अथवा में ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा। एक प्रतिष्ठित कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर्स का विज्ञापन है वो आपको तैयार करना है। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, एक तो आएगा पत्र, एक आएगी आपके निबंध और एक आएगा आपका विज्ञापन। तो इन सभी को याद करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रत्येक हैं वो आपके 4-4 नंबर का आएगा। तो आप 3-4 प्रार्थना पत्र हैं वो याद करके जाइएगा, 3-4 पत्र को याद करके जाइएगा और साथ ही विज्ञापन कैसे लिखा जाता है उस फॉर्मूले को आप आराम से याद करके जाइएगा। विद्यार्थियों मैं आशा करूंगा कि आपके कम से कम है वो 85 से 90% ज़रूर बनेंगे। जिस तरह से मैंने ये रास्ते बताए हैं इस रास्ते पे आप चलोगे और ऐसे प्रश्नों को हल करोगे तो बिल्कुल मुझे आशा है कि आप आराम से 85% है वो आपके हिंदी में तो बना ही दोगे। बाकी आपकी मेहनत, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, हम ओनली फॉर रास्ता बता सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है। हमारा अगला टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने का, तो उसको फटाफट आप सभी हैं वो पूरा कर दीजिएगा। मिलता हूँ साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।